Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is characterize. It was a request by Nabam Memang. I hope Nabam I'm pronouncing your name right. And Nabam, here's your lesson. Characterize is a verb and it is used in two different ways. The one is characterized by and second is characterized as. Let me explain the one by the first meaning. Have something as typical quality of feature. जब हम characterize by use करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज के अंदर बता रहे होते हैं कि इस चीज में ये एक खास क्वालिटी या ये खास फीचर जो है ये इस चीज में पाया जाता है. इसको एग्जाम्पल में आप इस तरह से समझ लें कि जब आपने ये कहना हो कि हैप्पीनेस जो है ना उसका जो इम्पोर्टेंट फीचर या इम्पोर्टेंट क्वालिटी है ना वो सेटिस्फेक्शन है. मतलब कि हैप्पीनेस तब होती है, खुशी तब होती है जब आप इंटरनली सेटिस्फाइड होते हैं, जब आपके पास सेटिस्फेक्शन होती है. ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, हैप्पीनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेटिस्फेक्शन. मतलब कि जो सेटिस्फेक्शन है वो हैप्पीनेस का एक इम्पोर्टेंट फीचर है, वो उसके अंदर एक उसका इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो उसके अंदर होगा तो हैप्पीनेस कंप्लीट है, अदरवाइज हैप्पीनेस नहीं है. कुछ लोग कहते हैं कि वेल्थ, मनी जो है वो हैप्पीनेस को डिफाइन करती है, लेकिन जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो सेटिस्फेक्शन है. तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप इस चीज को, इसी मीनिंग को जो हम जिस तरह से जुमला बोलते हैं कैरेक्टराइज बाय भी कहते हैं और समटाइम्स सिंपल कैरेक्टराइज भी यूज करके सेम मीनिंग जो है ना हम उसको बताते हैं, बोलते हैं. ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा कि हैप्पीनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेटिस्फेक्शन. इसको अगर आप सिर्फ कैरेक्टराइज यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से बोलेंगे कि सेटिस्फेक्शन इज व्हाट कैरेक्टराइजेस हैप्पीनेस. कि सेटिस्फेक्शन वो इम्पोर्टेंट चीज है जो कैरेक्टराइज करती है हैप्पीनेस को, मतलब कि जो हैप्पीनेस का एक इम्पोर्टेंट या उसको डिफाइन करती है या उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है. ठीक है, तो कैरेक्टराइज बाय जो है इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज, आप किसी चीज का इम्पोर्टेंट पार्ट, फीचर, हिस्सा बता रहे होते हैं. जैसे इसकी सेकंड एग्जांपल ले लें कि जैसे कोई राइटर है, ठीक है, और उसकी जो वो कोई स्टोरीज लिखता है, कोई स्टोरी राइटर है, ठीक है, और उसकी जो स्टोरीज, जितनी भी स्टोरीज होती हैं उसमें जो उसकी एंडिंग होती है वो हमेशा सैड होती है और अनहैप्पी होती है. ठीक है, कोई राइटर है उसका ये खास मतलब कि तरीका है, ये फीचर है उसकी राइटिंग का कि उसकी हर स्टोरी का जो एंड होता है वो सैड होता है और वो अनहैप्पी होता है. ठीक है, अच्छा एंड नहीं वो लिखता है. ठीक है, तो आप उसको इस तरह से कहेंगे कि हिज स्टोरीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय सैडनेस एंड अनहैप्पी एंडिंग्स. कि उसकी जो स्टोरीज है उसका जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है या इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि उसकी स्टोरीज में कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, वो अनहैप्पी एंडिंग्स जो है ना या सैडनेस जो है वो उसकी स्टोरीज का इम्पोर्टेंट फीचर है. अब यहाँ पर हमने यूज किया कैरेक्टराइज बाय. जस्ट कैरेक्टराइज यूज करके सेम मीनिंग को हम किस तरह से बोलेंगे कि जैसे आप कहेंगे कि सैडनेस एंड अनहैप्पी एंडिंग्स कैरेक्टराइजेस हिज स्टोरीज. कि जो सैडनेस और अनहैप्पी एंडिंग्स है ना वो कैरेक्टराइज करती हैं उसकी स्टोरी को, मतलब कि उसकी स्टोरी का वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है या वो डिफाइन करती हैं, या मतलब ये इम्पोर्टेंट पार्ट है जो उसकी स्टोरीज का एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि उसकी हर स्टोरी जो है वो सैड होती है और उसकी अनहैप्पी एंडिंग होती है. ठीक है, तो आई होप कि इसका जो आपका पहला मतलब है इसका वो आपको समझ में आ गया होगा. जो सेकंड है इसका कि कैरेक्टराइज एज, वो हम कब बोलते हैं, उसमें कहने का मतलब ये होता है टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग एज ए टिपिकल टाइप. जब आपने किसी चीज को या किसी इंसान को कहना है कि वो ऐसा है तो उसके लिए आप ये कहेंगे दैट पर्सन इज कैरेक्टराइजेस एज या दैट थिंग इज कैरेक्टराइजेस एज. अब इसको एग्जांपल में आप इस तरह से समझ लें कि अगर आपने ये कहना है कि जो अमीर लोग होते हैं ना वो ग्रीडी होते हैं. वो कैसे होते हैं? ग्रीडी होते हैं, मतलब लालची होते हैं. या अगर आपने पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना तो आप कह सकते हैं कि वो बहुत जेनरस होते हैं, मतलब कि खुले दिल के होते हैं. ठीक है, अब आप बता रहे हैं कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं, तो आप बोलेंगे कि रिच पीपल आर कैरेक्टराइज्ड एज ग्रीडी और जेनरस, जो भी आप यूज करना चाहते हैं. ठीक है, कि जो अमीर लोग हैं वो ग्रीडी होते हैं या आप कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत जेनरस होते हैं, बड़े सखी होते हैं. ठीक है, तो रिच पीपल आर कैरेक्टराइज्ड एज ग्रीडी और जेनरस. ठीक है, कि वो इस तरह के होते हैं. तो जब हम ये कहना ना किसी चीज को कि ये चीज इस तरह की होती है या ये इंसान इस तरह का है तो हम ये कैरेक्टराइज एज यूज करते हैं. इसकी सेकंड एग्जांपल्स आप ऐसे समझ लें कि जैसे कोई पेंटर है, ठीक है, उसकी जो पेंटिंग्स हैं
वो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग होती हैं। उसकी पेंटिंग के अंदर बड़े हिडन जो ना मैसेजेस होते हैं कि कोई भी उसकी पेंटिंग देखता है ना तो वो उसके दिमाग में मतलब कि कुछ जिस लोगों के अंदर ना कुछ ख्यालात को वो प्रोवोक करता है, कोई नई बात जो है ना, कोई नया मैसेज वो लोगों को अपनी पेंटिंग्स के थ्रू देता है। तो आप कहेंगे कि हिज पेंटिंग्स आर कैरेक्टराइज्ड एज थॉट प्रोवोकिंग, कि एज उसकी पेंटिंग्स ऐसी होती हैं जो लोगों के अंदर जो है ना वो सोचने पर लोगों को मजबूर कर देती हैं। थॉट प्रोवोकिंग होती है, उनको कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज देती हैं कि जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। तो उसकी पेंटिंग्स ऐसी होती है, या इस तरह के लोग ऐसे होते हैं। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम कैरेक्टराइज एज यूज करते हैं कि हिज पेंटिंग्स आर कैरेक्टराइज्ड एज थॉट प्रोवोकिंग, कि उसकी जो पेंटिंग्स है वो थॉट प्रोवोकिंग होती है, इस तरह की होती है, इस टाइप की होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कैरेक्टराइज बाय और कैरेक्टराइज एज जो दोनों हैं इसके मतलब समझ में आगे होंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is this island is characterized by nature and serenity. कोई आइलैंड है, उस आइलैंड के ऊपर कोई बहुत कंस्ट्रक्शंस वगैरह जिस तरह की आज होती हैं, कोई बिल्डिंग्स, कोई उस तरह की चीजें नहीं बनाई गई। वो जैसा भी है आइलैंड, जैसा नेचर जिस तरह की थी उस तरह की नेचर उसकी प्रिजर्व की गई है। ठीक है, और ये जो नेचर और जो सेरेनिटी कहते हैं, सुकून जो होता है, बड़ी खामोशी कहीं पर हो, बड़ा सुकून कहीं पर हो, उसको हम सेरेनिटी कहते हैं। ठीक है, तो कोई आइलैंड है, उसमें नेचर है और उसमें सेरेनिटी है, उस आइलैंड का पार्ट है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि चूंकि वो उसका पार्ट है तो आप कहेंगे दिस आइलैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेचर एंड सेरेनिटी, कि यहाँ ये इस आइलैंड का इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर नेचर है, सारी चीजें जो नेचुरल ब्यूटी है वो सारी प्रिजर्व्ड है और बड़ी सेरेनिटी है। ठीक है, our second example is the love and hospitality that characterizes my homeland. होमलैंड कहते हैं जो वो जगह जहां से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो आपका आबाई घर होता है। ठीक है, उसको हम होमलैंड कहते हैं। तो अब पहले सेंस में ही ये सेंटेंस है कि जो प्यार और जो हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, जो मेहमान नवाजी होती है। ठीक है, जो भी मेहमान आता है उसको बहुत गर्मजोशी से मिला जाए। ठीक है, उसकी बहुत मेहमान नवाजी की जाए। तो वो ये कहना चाह रहा है या चाह रही है कि मेरा जो होमलैंड है, मेरा जो आबाई घर है, जो इलाका है, उसकी जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, जो बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं वहाँ की, वो है लव, मोहब्बत और हॉस्पिटैलिटी के मेहमान नवाजी। तो वो जो मेहमान नवाजी और जो मोहब्बत है वो मेरे होमलैंड का इम्पोर्टेंट फीचर है, या वो मेरे होमलैंड को डिफाइन करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों मतलब समझ में आ गए। Our third example is our elders characterize us as naive and rebels, कि हमारे जो बड़े हैं वो हमें characterize as करते हैं, मतलब कि वो हमें समझते हैं कि हम इस टाइप के हैं, वो हमें characterize as, वो हमें इस टाइप में डालते हैं। किस टाइप में? नाइव कहते हैं जो ना समझ होते हैं, जिनको ज्यादा समझ नहीं होती, एंड रेबल्स जो बागी होते हैं। ठीक है, जो हर बात पे हाँ नहीं करते हैं, जी नहीं करते हैं, बल्कि वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, या वो इनकार करते हैं। ठीक है, तो रेबल्स बागी किस्म के जो लोग होते हैं। तो हमारे जो बड़े हैं वो हमें कैरेक्टराइज एज करते हैं, वो मतलब हमें इस टाइप में डालते हैं, नाइव वाली टाइप में, ना समझ वाली टाइप में, और रेबल्स वाली टाइप में, कि हम बागी किस्म के, हम नाइव होते हैं और हम बागी किस्म के होते हैं। ठीक है, okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video. I see you next lesson. Allah Hafiz.